नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। नया साल शुरू हो गया। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए बच्चों को टीका लगने जा रहा है, बुजुर्गों, हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगने जा रही है। 2019 में कोरोना आया, 2020 में जनवरी के महीने में भारत में अल्फा वेरिएंट का पहला केस आया, दिसंबर 2020 में भारत में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का पहला मरीज सामने आया। साल फिर बदला, 2021 आया, लेकिन अप्रैल महीने में कोरोना के डेल्टा रूप ने हजारों जिंदगियां छीन ली। 2022 की शुरुआत से पहले आखिरी महीने में 2 दिसंबर को भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मरीज का पता चला। क्या अब यह तीसरी लहर ही इस साल कोरोना की अंतिम लहर होगी? इस सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले ओमिक्रॉन कितना संक्रामक होकर फैल रहा है, यह जानना जरूरी हो जाता है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। I'm highly concerned that Omicron being more transmissible. Omicron is going to replace the Delta. Delta कम होता जा रहा है और ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं। हाईली इन्फेक्शियस है, उससे भी ज़्यादा, डेल्टा से भी ज़्यादा है। कहा जा सकता है कि कम्प्लीट स्प्रेड हो चुका है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हाँ, सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधानी और सतर्कता के बीच बड़े बड़े देशों में नए साल में कोरोना के नए वेरिएंट ने पैनिक की हालत कर रखी है। अमेरिका में 4 लाख से ज्यादा केस रोज आने लगे हैं। ब्रिटेन में 1 लाख से ज्यादा केस कोरोना मरीजों के आ रहे हैं। फ्रांस में 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोज कोरोना 2022 में संक्रमित कर रहा है। स्पेन में 1.25 लाख के पार लगातार केस हर 24 घंटे में बढ़ रहे हैं। इटली में 1 लाख से ज्यादा केस हर दिन सामने आ रहे हैं। तो क्या 2019 में जो कोरोना 2020 में अल्फा बना, 2021 में डेल्टा के रूप में आया, अब 2022 में ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार, मरीजों के आंकड़े, सबका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है? बीते साल नवंबर के महीने में दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दिया। वजह संक्रमण का खतरा ज्यादा होना। Right now, Delta and Omicron are twin threats that are driving up cases to record numbers, which again is leading to spikes in hospitalizations and deaths. 2020 में शुरू हुए डेल्टा के साथ 2021 के आखिरी में ओमिक्रॉन ने रेस लगानी शुरू की। अब नए साल में डेल्टा को पीछे करके ओमिक्रॉन 2022 में कितना शक्तिशाली हो चुका है, सबूत ये। अमेरिका, ब्रिटेन में 2 वैक्सीन और बूस्टर डोज लगे लोगों को भी कोरोना होने का केस सामने आ रहा है। 40 दिन के भीतर दुनिया के 127 देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। 30 दिन के भीतर भारत के 24 से ज्यादा राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है। 31 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत के भीतर पिछले हफ्ते के मुकाबले रोज के केस कई गुना बढ़े हैं। पिछले साल डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ जो वैक्सीन दुनिया भर में लगी, टीके की उसी सुरक्षा को भी ओमिक्रॉन भेद रहा है। हाईली इन्फेक्शियस है, उससे भी ज्यादा, डेल्टा से भी ज्यादा है, और जो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है उसको भी बाईपास कर रहा है। इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, काफी ज्यादा इन्फेक्शन हुए, इवन फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों में हुए, जिन्होंने बूस्टर लिया हो था उन लोगों में भी हुए। क्योंकि ओमिक्रॉन में जो म्यूटेशंस हुए हैं, स्पाइक प्रोटीन में ही हुए हैं ये सारे म्यूटेशंस। 30 से ज्यादा म्यूटेशंस स्पाइक प्रोटीन के अंदर है। तो जितने ये ज्यादातर वैक्सीन भारत की अगर कोवैक्सीन को छोड़ दें तो ज्यादातर वैक्सीन हमारी उसी के अगेंस्ट, स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाते हैं। अगर स्पाइक प्रोटीन कंप्लीटली चेंज हो गया तो इसकी संभावना है, और पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अभी आप यूके में देखें तो 1 लाख केसेज आ रहे थे और 50,000 से ज्यादा
फुली वैक्सीनेटेड लोगों में हो रहा है। ऐसे में जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले हफ्ते इस बात के लिए सतर्क किया कि डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर कोरोना केस की सुनामी ला सकते हैं, तब ये बात भी सामने आने लगी है कि डेल्टा को ओमिक्रॉन अब रिप्लेस कर रहा है। क्या भारत में ये स्थिति है? साउथ अफ्रीका में एक महीने पहले अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 99% जो है डेल्टा वेरिएंट था। विद इन 15 डेज उसने डेल्टा को रिप्लेस कर दिया। ऑलमोस्ट 99% इस समय जो है ओमिक्रॉन है। यूके में अगर आप 15 दिन पहले देखें तो ऑलमोस्ट सिर्फ 10-20% जो है ओमिक्रॉन था न्यू केसेस में। कल तक देखें तो 93% के आसपास जो है यूके में भी न्यू केसेस में ही आ चुका है। यूएस में भी तेजी से बढ़ रहा है। तो पूरी दुनिया में धीरे धीरे, क्योंकि हाईली इन्फेक्शियस है, तो शायद डेल्टा को रिप्लेस कर देगा, जैसे देख के लग रहा है, जैसे केस बढ़ रहे हैं। भारत की बात करें तो जिस डेल्टा वेरिएंट ने अप्रैल मई के महीने में हजारों लोगों की जिंदगी छीन ली, अब उसी डेल्टा को भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट पीछे कर रहा है। दावा है कि भारत में अब सामने आ रहे कोविड केस में 80% केस ओमिक्रॉन के हैं। ओमिक्रॉन इज गोइंग टू रिप्लेस द डेल्टा। डेल्टा कम होता जा रहा है और ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं। पर हमने देखा है कि ये वो ग्रुप है जो कि विदेश यात्रा करके आया है। बाकी जो सैंपल्स हैं उनका हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो उससे और एक वीक में ज़्यादा पता चलेगा कि क्या ट्रेंड रहता है। आगे आने वाले वक्त में ये भी पता चलने वाला है क्या तीसरी लहर ही कोरोना की आखिरी लहर होगी, क्योंकि प्लेग, स्पेनिश फ्लू, टीबी जैसी बेहद जानलेवा बीमारियां अपनी तीसरी लहर के बाद ही कमजोर पड़ी। क्या इसी तरह सबसे ज्यादा संक्रामक बना ओमिक्रॉन कोरोना के अंत का वेरिएंट बनेगा और 2022 कोरोना के अंत का साल होगा? मुंबई में अब ओमिक्रॉन से पीड़ित एक व्यक्ति 10 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। अंदाजा लगाइए कितना तेजी से फैल सकता है। हालांकि ओमिक्रॉन भले कई गुना रफ्तार से फैलने की ताकत रखता हो, लेकिन सुरक्षा महसूस कराने वाली बात यह है कि भारत में एक बड़ी आबादी को कोरोना से बचाने का टीका लग चुका है। अब बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम देश में शुरू होने जा रहा है। 10 तारीख से कोरोना वॉरियर्स और बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगेगी, यानी नए साल में अगर नया खतरा है तो नया सुरक्षा कवच भी है। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। कोरोना से देश की रक्षा करने वाले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज और देश का भविष्य बनाने वाले बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान। कोरोना की तीसरी लहर से रक्षा के लिए किलेबंदी के ये 2 अहम द्वार हैं। जहां भारत में सोमवार से 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगना शुरू हो रहा है। इस उम्र के 10 करोड़ बच्चे हमारे देश में हैं, जिन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन की पहली डोज लगाने का अभियान छिड़ रहा है। बच्चों को वैक्सीन की जरूरत क्यों और कितनी है, यह हम अपने इसी कार्यक्रम में आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन पहले अगर आपने अब तक अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कोविन प्लेटफॉर्म पर नहीं कराया है तो ये जानकारी नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए किसी परिवार में पति पत्नी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्होंने जैब्स ले चुके हैं और उनको अगर जोड़ना है अपने बच्चों को, तो कोई उसमें समस्या नहीं है। तो 4 तक चाहे कोई भी उनको बच्चों को जोड़ सकता है। और अगर मान लीजिए पहले से 4 सदस्य पूरे हो चुके हैं तो एक नए मोबाइल फोन पर बच्चे भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो या तो पहले से अगर वैकेंसी है, 4 में से कमी है, उसमें जोड़ लें, या फिर नया मोबाइल नंबर लेके नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा लें। दोनों ही चीजें मान्य हैं। बच्चों के बाद सुरक्षा की जरूरत देश के हेल्थ वर्कर, कोरोना से लड़ने में आगे आकर जुटने वाले फ्रंटलाइन वर्कर और बुजुर्गों को है, जिन्हें प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी से दी जाएगी। प्रिकॉशन लेना
सलाह योग्य हैं। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। कुछ लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब नए साल में जो बूस्टर डोज लगनी है उसे जो चाहे वो अपनी मर्जी से लगवा सकते हैं? जवाब है नहीं। जिस व्यक्ति को जो वैक्सीन की पहली 2 डोज लगी होगी उसी वैक्सीन की तीसरी डोज प्रिकॉशन डोज के रूप में लगेगी। अब तक यही जानकारी है। यानी अगर आपको कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगी तो कोविशील्ड की ही बूस्टर डोज, जिन्हें कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी उन्हें बूस्टर डोज में कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। हालांकि दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स का मानना रहा कि तीसरी डोज को पहली 2 डोज से अलग किया जा सकता है। भारत में सरकार की तरफ से अभी मिक्स वैक्सीन के बारे में कोई बात खुलकर सामने नहीं आई है। एक्सपर्ट का क्या कहना है, ये सुनिए। आइडियली बूस्टर का मतलब होता है उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है। तो जिस वैक्सीन से वही देनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी सारे वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखना है, अच्छे इफेक्ट भी बुरे इफेक्ट भी। अगर हम मिक्स करते रहेंगे तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी अगर कोई बैड इफेक्ट आता है तो। उस लिहाज से भी, साइंस के लिहाज से भी जो है, अगर बूस्टर देना है तो जिनको जो वैक्सीन लगी है वही देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो एविडेंसेस है कि दोनों वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है, बट लॉन्ग टर्म हमें सेफ्टी और एफिकेसी का नहीं पता, इसलिए उनको वही देना चाहिए। क्रॉस करने की जो है कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर जो है अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है और वह साइंस के लिए अच्छा नहीं है। सवाल है कि जो ना बच्चे में आते हैं, ना हेल्थ केयर वर्कर में, ना बुजुर्गों में, ऐसे देश के करोड़ों लोगों को अभी बूस्टर डोज नहीं लग रही, तो क्या वो सुरक्षित हैं? भारत में साल के अंत तक के आंकड़े बताते हैं कि 144 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। देश में 60 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी हैं, जबकि 85 करोड़ लोगों को कम से कम 1 डोज लगाई गई। क्या जिन्हें बूस्टर डोज अभी नहीं लग रही, ओमिक्रॉन से उन्हें बड़ा खतरा नहीं है? ग्लोबल एविडेंस अब आया, वो ये आया कि जिनको एक बार कोविड हो गया, जो अनफॉर्चुनेट थे उनकी तो डेथ होगी, लेकिन जो रिकवर्ड है वो बेस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन है। इस समय अगर धरती पे सबसे ज्यादा कहा जाए कि किसको प्रोटेक्शन है तो वह है। तो हमारे यहाँ इस तरीके से हुआ, इन्फेक्शन रेट बहुत ही ज्यादा हुआ। आईसीएमआर ने सीरो सर्वे किया कि 68% कंट्री लेवल पे हो गया। दिल्ली का सीरो सर्वे बताता है कि 90% के आसपास तो बच्चों में भी इन्फेक्शन हो गया था। प्लस हमने वैक्सीनेट भी अच्छे खासे कर दिए हैं। वैक्सीनेट भी देखो तो 150 करोड़ हम पहुंचने वाले हैं डोजेज जो है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोनों को मिला के जो है कहा जा सकता है कि सीवियरिटी जो होने के चांसेस फर्दर जो है कम है। यानी बच्चों के लिए अब वैक्सीन है, बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज है, लेकिन जिन्हें अभी बूस्टर डोज नहीं लग रही उन्हें ओमिक्रॉन संक्रमित भले कर दे अगर सावधानी नहीं रखी तो, लेकिन जिंदगी के लिए बड़ा खतरा नहीं माना जा रहा है। याद कीजिए साल 2020 के वो शुरुआती महीने जब कोरोना का मतलब मौत जैसा हो गया, लेकिन वैक्सीन ने इस डर को काफी हद तक कम कर दिया। इसीलिए साल 2021 को वैक्सीन का साल माना जा सकता है। अब 2022 शुरू हो गया है। इस साल बूस्टर का बोलबाला है। अमेरिका, यूरोप हो या फिर भारत, दुनिया भर के हर देश का सारा जोर इस नए साल में बूस्टर डोज पर रहने वाला है। प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। भारत में वैक्सीन की तीसरी डोज का सबको इंतजार था, क्योंकि रिसर्च कहती है कि 6 महीने में दूसरी डोज का असर खत्म हो जाता है और डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। यानी भारत के करोड़ों लोगों की सुरक्षा भी कमजोर हो रही थी और खतरा भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में वैक्सीन की तीसरी डोज कारगर है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को सुनना होगा, जो अपने यहाँ ओमिक्रॉन से कम नुकसान का सारा श्रेय बूस्टर डोज को दे रहे हैं।
one overriding reason why the UK has been able to maintain the most open economy and society of any major European economy, and that is because the British people have responded heroically, voluntarily, and in almost incredible numbers to the call to get vaccinated. And as I speak tonight on New Year's Eve, we've met our target, we've doubled the speed of the booster rollout, and it's precisely because of that huge national effort that we can celebrate tonight at all. बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना से संक्रमित आईसीयू में भर्ती मरीजों में 90% ने बूस्टर डोज नहीं ली थी, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। बोरिस जॉनसन ने बिना पाबंदियों के नए साल के जश्न का सारा श्रेय बूस्टर डोज को दिया। दुनिया भर के 35 से भी ज्यादा देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोज दे रहे हैं। इजराइल ने तो अगस्त में ही अपने यहाँ बूस्टर डोज लगवानी शुरू कर दी, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वो चौथी बूस्टर डोज देने वाला पहला देश बन गया है। I have surgery of heart, and this is a condition that I need for vaccines. अक्टूबर में इजराइल की सबसे बड़ी हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन क्लालेट हेल्थ सर्विस ने एक स्टडी कराई थी। इसमें बूस्टर डोज लेने वाले 7,28,000 लोगों का अध्ययन किया गया। इसमें सामने आया कि 2 डोज की तुलना में गंभीर संक्रमणों से बचाव में बूस्टर डोज 92% प्रभावी है। It's very safe, the vaccine. We haven't seen any rejection, any problems with the heart. And really, we've seen also with all the tests that you've done, real response and what we say, the cellular immunity. So you have humoral immunity and cellular immunity, which is great. And we are really looking forward to see what will be the response to the first vaccine. ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों में स्टडी के बाद ही बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया गया, जिसकी शुरुआत भारत में भी की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वैक्सीन की तीसरी डोज कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में कारगर रहेगी। आज तक ब्यूरो। भारत में दूसरी लहर का सटीक अंदेशा जताने वाली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तीसरी लहर की चेतावनी भी क्या सही साबित होगी? 24 से ज्यादा राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस सामने आ चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे इसमें लक्षण बहुत सामान्य आते हैं तो काहे का डरना। इसीलिए जरूरी है कि आप जानें कि कोरोना में जानलेवा बने डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन का खतरा कितना है। याद करिए बीते साल अप्रैल मई के महीने को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण बीमार हुए लोगों के फेफड़े पर वायरस ने अटैक किया। सांस लेना मुश्किल हुआ, ऑक्सीजन की किल्लत हुई। सवाल है दुनिया और देश में ओमिक्रॉन के मरीजों को इलाज करने वाले डॉक्टर अब क्या बताते हैं? क्या ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा के मुकाबले हल्के हैं? जो डेटा आ रहा है वह एक राहत देने वाली बात यह है कि यह जो है माइल्ड है उस डेल्टा के तुलना में देखा जाए। अब तक का डेटा की बेसिस पे कहा जा सकता है। साउथ अफ्रीका में भी यही पाया गया। साउथ अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन ने बाकायदे रिपोर्ट इसकी जो है प्रकाशित की। कुछ यूके से पेपर भी पब्लिश्ड हो गए। एक्सपेडाइट रिव्यू में उन्होंने प्रीप्रिंट मीडिया में डाला हुआ है कि वह जो है 60 से 70% तक जो है कम ये है देखा जाए तो हमारे डेल्टा के तुलना में। अब आपको जानना जरूरी है, क्या ओमिक्रॉन के मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है? एक भी पेशेंट को आईसीयू की आवश्यकता नहीं हुई, एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं दिया गया, क्योंकि सारे के सारे रूम ऑक्सीजन पर ही नॉर्मल ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे थे और सभी के वाइटल पैरामीटर्स नॉर्मल थे। ऑल पेशेंट्स रिकवर्ड वेरी वेल एक्सेप्ट फ्यू। तो क्या अल्फा और डेल्टा के मुकाबले फेफड़े पर अटैक नहीं कर पा रहा है ओमिक्रॉन? लेकिन हम बात करें तो क्या ओमिक्रॉन और जो पुराने वायरसेस थे, डेल्टा थे, अल्फा थे, जिन्होंने फर्स्ट वेव लाया, सेकेंड वेव लाया, क्या डिफरेंस है?
कैसे हम कह सकते हैं कि जो ओमिक्रॉन लंग्स को प्रभावित ज़्यादा नहीं करता है, दो इसमें सिम्टम्स खांसी के होते हैं, जुकाम के होते हैं। तो अगर हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखें तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स आते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नाक आता है, जुकाम वाला गला आता है आपका, फिर ट्रैकिया आता है। तो ये जो ओमिक्रॉन है इसको सबसे अच्छा स्टडी जापानीज ने किया है। जापानीज ने पब्लिश किया है, रीप्रिंट दिया है, उसमें क्लियर कट उन्होंने हैमस्टर्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड उन्होंने क्या पाया है, ये मुख्यतः अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। लंग्स के छोटे छोटे जो एल्वियोलाई है वहां तक ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंचा है। सेकेंडली, कभी भी ये एंटर करता है लंग्स के अंदर तो साइनेकिया बनाता है। जैसे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो आपस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एक बार ये वायरस अंदर जाता है तो उससे साइनेकिया बड़े बड़े सेल्स बन जाते हैं, उनके फंक्शंस खत्म हो जाते हैं। ये जो हमारा ओमिक्रॉन है ये करने में ज्यादा कारगर नहीं सिद्ध हुआ है। बट एक और चीज है, जो ब्रोंकस है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और जो सांस के रास्तों का ऊपरी हिस्सा है, इसमें इसकी ज्यादा मात्रा है, 70 गुना ज्यादा मात्रा है, इसलिए वो जल्दी स्प्रेड करता है। ओमिक्रॉन से संक्रमण ज्यादा है, अस्पताल जाने की नौबत कम, फिर भी सावधानी क्यों जरूरी है? ओमिक्रॉन मिलता है तो रिस्क कम है हॉस्पिटल पहुंचने का, बट ये रिस्क रिलेटिव रिस्क है, ऐसा नहीं है एब्सोल्यूट नो है। अगर डेल्टा वेव में 15 पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी, 100 पेशेंट्स को अगर डेल्टा अफेक्ट करता है तो इसमें एक या दो हैं। अपनी इंडियन पॉपुलेशन में प्रॉब्लम क्या है, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, अगर 1000 में मान भी लें एक ही पेशेंट प्रभावित है तो भी आपके हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं, आपके हॉस्पिटल ओवरफुल हो सकते हैं। ये हमारी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर फॉर अस। इसीलिए आप मास्क पहनिए, भीड़ में मत जाइए, हाथ धुलते रहिए, सावधानी ही बचाव है। ओमिक्रॉन भले ही पहले के वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक हो, मगर इसके लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम इसे हल्के में लें। ओमिक्रॉन की ज्यादा संक्रामकता से बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। वैक्सीन न लग पाने की वजह से बच्चों पर इस बार खतरा ज्यादा है। इसीलिए एक्सपर्ट हर माता पिता को चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती, बच्चों को इस वेरिएंट से बचाना ही सबसे अच्छा उपाय। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का ऐलान किया। लेकिन सवाल उठे कि 15 साल से नीचे के बच्चों का क्या, जो बिना वैक्सीन के ही कोरोना के सबसे बड़े खतरे का सामना करेंगे। दुनिया के दूसरे देश 3 साल से ऊपर के बच्चे का वैक्सीनेट कर रहे हैं और हमारे देश में अभी 12 साल से 18 साल का वैक्सीनेट करने के लिए जो है आईसीएमआर और आपको जो है ये ड्रग कंट्रोलर इंडिया ने भी परमिट कर दिया है। तो फिर जो है 12 साल के बच्चे से क्यों नहीं हो रहा है? बच्चे किस तरह से ओमिक्रॉन का शिकार बन सकते हैं, उसे समझने के लिए तस्वीर देखिए जो कोलकाता की है। कोलकाता के जू की इन तस्वीरों में आपको 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का नियम ढूंढे नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन तस्वीरों में दिखने वाला हर एक बच्चा भी मास्क की सुरक्षा से दूर है। ये देखिए, इस भीड़ में कई बच्चे इतने छोटे हैं कि उन्हें मास्क लगाया भी नहीं जा सकता। अब सोचिए, जो ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा संक्रामक है वो इन बच्चों को क्यों नहीं पहले शिकार बनाएगा, जिन्हें अभी वैक्सीन तक नहीं लगी है। यानी लोगों का इस तरह से अपने बच्चों को लेकर ओमिक्रॉन के खतरे के बीच घूमना उनके बच्चों के लिए बेहद खतरनाक कहा जा सकता है, जिसकी गवाही विदेश के आंकड़े भी देते हैं। दक्षिण अफ्रीका का अनुभव कहता है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित बच्चों अस्पताल जाने का खतरा 20% से ज्यादा होता है। यूनाइटेड किंगडम में 5 से 11 साल के बच्चों में संक्रमण का खतरा 2 गुना ज्यादा पाया गया। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन की चपेट में आए बच्चों से पीडियाट्रिक वार्ड्स भर गए हैं, खासकर न्यूयॉर्क में, जहां 5 से 19 दिसंबर के बीच जितने लोग अस्पताल में भर्ती हुए उसमें आधे मरीज 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह न्यूयॉर्क में सिर्फ 16% बच्चों का टीकाकरण है। यानी अमेरिका में वो बच्चे ओमिक्रॉन की चपेट में आ रहे हैं जिन्हें टीका नहीं लगा है।
दिल्ली में भी 3 बच्चे ओमिक्रॉन का शिकार होने के बाद अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। अभी तक हमने 3 बच्चे लोकनायक में ट्रीट किए हैं जिनको ओमिक्रॉन का संक्रमण था, जिसमें 2 को डिस्चार्ज भी कर दिया है, ठीक हो गए, और 1 बच्चा अभी भी हमारे पास है, रामलीला मैदान में हमने उसको रखा हुआ है। वो भी स्टेबल है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, ना बुखार है, ना सांस में तकलीफ है, उसके ब्लड रिपोर्ट्स और एक्सरे एवरीथिंग इज नॉर्मल। अच्छा, तो ये नए साल का तोहफा है कि उनको अब वैक्सीन मिलने जा रही है। यदि वैक्सीनेट हो जाते हैं बच्चे तो उनसे जो कॉम्प्लिकेशन का डर है, जो हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क है, वो कम होगा, और शीघ्र ही अब 15 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन मिलने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है, और जो भी बच्चे हैं उनको वैक्सीन जरूर कराना चाहिए, सो दैट दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एनी कॉम्प्लिकेशन। बच्चों पर मंडराते इसी खतरे को देखते हुए दुनिया भर के 30 से ज्यादा देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। क्यूबा और वेनेजुएला 2 साल के बच्चों को टीका लगा रहे हैं। चीन अपने 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन की डोज दे रहा है। अमेरिका, इटली, इजराइल समेत 7 देशों में 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत करीब 20 देश ऐसे हैं जहां बच्चों के टीकाकरण की उम्र 12 साल रखी गई है। ये नहीं कह सकते कि ओमिक्रॉन ही ज्यादा होगा, डेल्टा भी हो सकता था, ओमिक्रॉन भी हो सकता था, लेकिन अभी तक जो स्टडीज बताई है कि ओमिक्रॉन यंगर पॉपुलेशन को जल्दी ज्यादा इन्फेक्ट किया है। जैसे साउथ अफ्रीकन जहां से शुरू हुआ था, वहां की भी स्टडी आई थी, तो ज्यादा बच्चों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। अब क्या है, क्योंकि बड़े सब वैक्सीनेट हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ देम, हमने काफी हद तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा अच्छा चल रहा है, तो बच्चे हैं जो उनको वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो कम से कम उनको भी अगर हम वैक्सीनेट कर लेंगे तो उनके भी चांसेस टू गेट एन इन्फेक्शन विल बी वेरी लेस। तो दुनिया भर के सभी बड़े देशों ने अपने 15 साल से भी कम उम्र के बच्चों को टीका लगाना शुरू कर दिया है। WHO भारत की कोवोवैक्स को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है, जो 3 साल से कम उम्र के बच्चों को लगाई जा सकेगी, लेकिन अब तक DCGI ने इसे अनुमति नहीं दी है। मगर अमेरिका में जिस तरीके से अस्पताल बच्चों से भर रहे हैं, उसे देखते हुए छोटे बच्चों को टीका का सुरक्षा देने की मांग तेज हो रही है। भारत में 18 साल से कम उम्र के 42 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं। 15 से 18 साल के जिन बच्चों को टीका लगना है, उनकी संख्या 7 करोड़ 40 लाख है। यानी भारत में 15 साल से कम उम्र के 35 करोड़ बच्चों को ओमिक्रॉन के खतरे का सामना बिना टीके के करना होगा, जबकि इस बार उन पर सबसे ज्यादा खतरा है। हमें बच्चों को वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। कोविड वैक्सीन हमने देखा है कि बड़ों को पहले लगी, हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को लगी, और कब से हम इंतजार कर रहे थे कि बच्चों की बारी कब आएगी, क्योंकि एक डर था कि 2 वेव्स के बाद कई तीसरी वेव बच्चों को ना इन्फेक्ट कर दे, क्योंकि बाकी लोग तो वैक्सीनेशन से सुरक्षित हो चुके हैं। तो डेफिनेटली बच्चों पे अब वैक्सीन की बारी आई है। 15 से 18 साल अभी हुई है, और मुझे पूरा यकीन है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उससे भी यंगर्स को लेकर, जैसे बाहर वेस्टर्न में लगा रहे हैं। ओमिक्रॉन की लहर में बच्चों को लेकर इसी चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई हैं। ये पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मां और बच्चों के लिए बनाया गया स्पेशल आइसोलेशन सेंटर है, जहां संक्रमित बच्चों को अच्छा माहौल देने की कोशिश की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर में चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर बच्चों को कोरोना संक्रमण हो गया तो उनका आइसोलेशन किस तरह से किया जाएगा। सरकार भी इसके लिए तैयारी कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भीतर, और यहाँ पर हम आपको ऐसा आइसोलेशन सेंटर दिखाने जा रहे हैं जहाँ खास तौर से छोटे बच्चों के इलाज का इंतजाम किया गया है। सामने आप तस्वीर देखिए, ऐसा लगेगा आपको कि आप किसी क्लासरूम में आ गए हैं, लेकिन ये क्लासरूम नहीं है, ये आइसोलेशन सेंटर है। ओमिक्रॉन के भारत में 14 लाख केस आने की चेतावनी सरकार की तरफ से पहले ही जारी की जा चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग संक्रमित हुए तो हर तैयारी छोटी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी से जूझते हुए ये तीसरा साल है। आज एक तरफ हमारे पास वैक्सीन के रूप में कई तरह के बचाव उपलब्ध हैं, तो कोरोना से जुड़े नियमों को लेकर ऊब भी अपने चरम पर है। बंदिशों से लोग थक चुके हैं। लोगों का रवैया इस महामारी के नए विस्फोट का कारण बन सकता है। कोरोना नए साल में भी सबसे बड़ी चुनौती बना रहेगा। इसकी 2 सबसे बड़ी वजह जानकार बता रहे हैं। पहली वजह भारत में कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही है। इसके अलावा अमीर देशों को दुनिया के ऊपर कोरोना के खतरा बने रहने की वजह बताया जा रहा है।
सबसे पहले बात भारत में कोरोना को लेकर बेखबरी की, जिसने एक्सपर्ट्स की भी नींद उड़ा दी है। जनता मास्क पहनने के सवाल पर भड़क रही है और प्रशासन की जान पर बनाई है। ये मध्य प्रदेश के देवास की तस्वीर है, जहां स्कूटी सवार एक महिला को जब बिना मास्क के रोका गया तो वो महिला कांस्टेबल से भिड़ गई। गुस्से में जागृति नाम की इस महिला ने कांस्टेबल को धक्का देकर गिराया तो दूसरी महिला कांस्टेबल ने उसे जूते से मार दिया। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां जनता को सरेआम मास्क न लगाने की सजा दी जा रही है, वहीं नेताओं की रैलियों में ये सारे नियम हवा हो रहे हैं। 5 राज्यों का चुनाव जीतने के लिए सभी दल रैलियां कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। सभी को चुनाव की फिक्र है। गौर करने वाली बात यह है कि जो दल हर मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो चुनाव के नाम पर गजब का भाईचारा दिखा रहे हैं, जबकि कोरोना का खतरा हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। भारत में ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है जिन्होंने एक भी वैक्सीन की डोज नहीं ली है। यानी भारत में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो ओमिक्रॉन के सीधे निशाने पर होगी। ये खतरा इसलिए भी आगे बना रह सकता है क्योंकि दुनिया में वैक्सीन को लेकर भेदभाव हो रहा है। बड़े और अमीर देश जहां अपने यहाँ बूस्टर डोज लगा रहे हैं, तो वहीं अफ्रीका के गरीब देशों के पास टीका नहीं है, जिस वजह से वायरस के म्यूटेट होने का खतरा बना रहेगा। हर 100 लोगों पर अमीर देशों में जहां 164 डोज लग रही है, वहीं मिडिल इनकम वाले देशों में आंकड़ा 82 है। अगर बात कम इनकम वाले देशों की करें तो वहाँ प्रति 100 लोगों पर सिर्फ 11 डोज ही लग पाई है। इसीलिए WHO लगातार अमीर देशों को समझाने में लगा है कि बिना गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाए कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकेगा, लेकिन फार्मा कंपनियां अपने लालच पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। आज तक ब्यूरो। चीन में कोरोना फैलना साल 2019 में ही शुरू हो गया था, लेकिन उसने जनवरी 2020 तक इसे छिपा कर रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि ये सारी दुनिया में तेजी से फैला और जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। लेकिन नए साल में क्या कोरोना का खात्मा हो सकता है? इस सवाल का जवाब हर कोई जानने को बेकरार है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी महामारी चीन से निकली। दुनिया ने पहली बार वुहान में लॉकडाउन देखा। साल 2022 में भी तस्वीर नहीं बदली है। चीन एक बार फिर लॉकडाउन की शरण में है और दुनिया भर में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूरे विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28 करोड़ के पार जा चुकी है। 50 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि दुनिया कितने बड़े संकट में है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में राहत से भरा एक आंकड़ा उम्मीद के दीपक की तरह जल रहा है। ये आंकड़ा है वो 25 करोड़ से ज्यादा लोग जो कोरोना की चपेट में तो आए, लेकिन उन्होंने वायरस से 2-2 हाथ करके उसे हरा दिया और अब पूरी तरह से स्वस्थ है। कोरोना संक्रमितों की लंबी होती कतार जो निराशा हमारे मन में पैदा करती है, उसे इन 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का ख्याल एक झटके में खत्म कर देता है। 25 करोड़ का ये सकारात्मक आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि कोरोना से जंग लंबी और बड़ी भले ही हो, लेकिन उसका हारना तय है। आखिर में जीत हमारी ही होगी, लेकिन उसके लिए हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। कोरोना के साथ इस जंग में अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा, क्योंकि कोरोना से बचाव ही इसके अंत का सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए ताकि जिंदगी की रफ्तार कभी न थमे। आज तक ब्यूरो। कोरोना ने हमें चाहे जितना परेशान किया हो, लेकिन उसने हमें स्वच्छता और सजगता से रहने का ढंग दोबारा सिखाया है। मास्क, उचित दूरी और वैक्सीन, ये वो 3 हथियार हैं जिनके आगे कोरोना की एक नहीं चलती। उम्मीद करते हैं कोरोना से मिली सीख हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाएगी और इस महामारी का ये अंधेरा 2022 में हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।